अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवेल जुश पावर की एपिसोड नंबर 14। तुम दोनों मियां बीवी वाकई शादी की बेहतरीन मिसाल हो। बहरहाल चीफ ने हुक्म दिया है कि वो तुमसे मुलाकात स्पेशल रूम में करेगा और मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आऊं, रोजीन ने कहा। स्पेशल रूम में? इसका मतलब है कि कोई खास मसला है कि चीफ को यहां भी बात करने के लिए स्पेशल रूम का इंतखाब करना पड़ा है, हैरी ने चौंक कर कहा। हाँ, चीफ बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, रोजीन ने जो चीफ की पर्सनल सेक्रेटरी थी जवाब देते हुए कहा। फिर वो राहदारियों से गुजरकर एक बंद दरवाजे पर पहुंच गए। तुम अंदर बैठो, मैं चीफ को तुम्हारे स्पेशल रूम में पहुंचने की इत्तला दे दूं, रोजीन ने कहा और तेजी से मुड़कर वापस जाने लगी। हैरी ने दरवाजे को दबाया तो भारी दरवाजा बगैर किसी आवाज के खुलता चला गया। लेडीज फर्स्ट, तुम पहले चलो, हैरी ने पीछे हटते हुए कहा। शुक्रिया, डियाना ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे हैरी अंदर दाखिल हो गया। ये एक दरमियाने साइज का कमरा था। दरमियान में एक मुस्ततील शक्ल की मेज थी जिसकी दोनों साइडों पर कुर्सियां रखी हुई थीं। लिफ्ट की छोटी साइड पर एक ऊंची पुष्ट की कुर्सी थी। वो चूंकि बेशुमार बार यहाँ आ चुके थे इसलिए उन्हें मालूम था कि स्पेशल रूम में ऐसी आलात नस्ब हैं, यहाँ होने वाली बातचीत को किसी भी तरह से नहीं सुना जा सकता है और न ही टेप किया जा सकता है। ये कमरा हर लिहाज से महफूज बनाया गया था। हैरी बाएं हाथ को पहली कुर्सी पर बैठ गया जबकि डियाना घूमकर दूसरी तरफ की पहली कुर्सी पर बैठ गई। इस तरह वो दोनों न सिर्फ आमने सामने बैठे हुए थे बल्कि ऊंची पुष्ट वाली कुर्सी जिस पर चीफ बैठता था उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे। चंद लम्हों बाद अपनी दरवाजा खुला और एक उदेड़ उम्र आदमी जिसका आधा सर बालों से बेनियाज था अंदर दाखिल हुआ। न्यू यूनान में जुश पावर का चीफ जोसेफ था। चीफ के अंदर दाखिल होते ही वो दोनों एहतरामन उठ खड़े हुए। बैठो, चीफ ने करीब आकर बड़े संजीदा लहजे में कहा। वो खुद अपनी ऊंची पुष्ट वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठने के बाद हैरी और डियाना भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। एक अहम मसला दरपेश है, इसलिए तुम्हें यहाँ कॉल किया गया है और वो अहम मामला इस शुक्रानी सिफारतकार से मुतल्लिक है जिसका नाम मादाम हुजोंग था और जिसे तुमने अगवा करके यहाँ से नौरक मुंतकिल कराया था, चीफ ने संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। हमें याद है चीफ, इस औरत के पास ज़र्ब मुस्लिम के बारे में माइक्रोटेप थी लेकिन वो इससे नहीं मिली और इस औरत के बारे में बताया गया था कि इस पर मामूली सा तशद्दुद भी उसकी हलाकत का बाइस बन सकता है, इसलिए उसे हेडक्वार्टर भिजवाए जाने के अहकामात दे दिए गए थे। डियाना ने कहा क्योंकि जिस सेक्शन से उसका ताल्लुक था उसकी सरबराह डियाना थी जबकि उसका शौहर हैरी उसका असिस्टेंट था, इसलिए चीफ को जवाब देने की जिम्मेदारी डियाना की थी। हाँ, इस औरत को कूनिया आइलैंड शिफ्ट कर दिया गया था। वहां इसका इलाज किया गया और फिर एक नई मेडिसिन के इस्तेमाल से इस औरत का जहन फौरी तौर पर इस काबिल हो गया कि उसकी माइंड चेकिंग की जा सके। चुनांचे ऐसा ही किया गया और इससे सवालात पूछे गए जिनके जवाब लाशौरी तौर पर देते हुए इस मादाम हुजोंग ने बताया कि ये टेप उसने अपनी कार की सीट की गद्दी के नीचे छुपा दी थी। उसने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल और मेक सब कुछ बता दिया, लेकिन इसके बाद कि मजीद पूछगिछ होती वो हलाक हो गई, चीफ ने कहा। वो कार अभी यूनान में है या कहीं और है? डियाना ने चौंक कर कहा। हैरी खामोश बैठा हुआ था। यही है, वो शुक्रानी सिफारत खाने की कार है और इस वक्त सेकंड सेक्रेटरी की तहवील में है। बहरहाल इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक और पहलू पर बात हो जाए, चीफ ने कहा तो डियाना और हैरी दोनों चौंक कर चीफ को देखने लगे। जैसा कि तुम जानते हो कि जुश पावर के 2 हेडक्वार्टर्स हैं, एक नॉरक में और दूसरा कूनिया आइलैंड में।
जूश पावर का चीफ कर्नल शेफर्ड नॉरक हेडक्वार्टर में बैठता था, जबकि कोनिया आइलैंड पर वाक़या हेडक्वार्टर का सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल स्मिथ था। शुक्रान हुकूमत ने अपनी सफारतकार की वापसी के लिए पकीशिया सीक्रेट सर्विस को दरखास्त की कि वो इस मामले में काम करे ताकि इस सफारतकारा को वापस लाया जा सके। और इसके साथ साथ ये भी सुनने में आया है कि ज़रबे मुस्लिम ने भी दरखास्त की कि इसका माइक्रोटेप वापस लाने के लिए पकीशिया सीक्रेट सर्विस उनके लिए काम करे। और पकीशिया सीक्रेट सर्विस के लिए एक आदमी इमरान काम करता है, जो फ्रीलांसर एजेंट है, और पकीशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ इसकी खिदमत हासिल करता है और उसे टीम का सरबराह बनाकर भेजता है। इस इमरान को दुनिया का खतरनाक एजेंट समझा जाता है। इस इतला पर कर्नल शेफर्ड ने फैसला किया कि वो पकीशिया में अपने 2 सुपर एजेंट भिजवा कर इस इमरान का वहीं खात्मा करा दे। चुनांचे उसने 2 सुपर एजेंट वहां भिजवाए, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। और ये भी मालूम हुआ कि इमरान किसी भी लम्हे नॉरक पहुंच सकता है, तो चीफ ने इन दोनों सुपर एजेंटों को वापस कॉल कर लिया। फिर नॉरक में उनका मुकाबला इमरान और उसकी साथी औरत मार्गरेट से हुआ। मार्गरेट स्विस नजाद है, इसलिए जाहिर है उसका ताल्लुक पकीशिया सीक्रेट सर्विस से नहीं हो सकता। वो इस इमरान की गर्लफ्रेंड हो सकती है। बहरहाल ये दोनों नॉरक पहुंच गए और फिर सुपर एजेंट से उनका मुकाबला हुआ, जिसमें जूश पावर के दोनों सुपर एजेंट्स हलाक कर दिए गए। लेकिन कर्नल शेफर्ड मुतमईन था कि ना ही किसी तरह उनका हेडक्वार्टर ट्रेस किया जा सकता है और ना ही इस हेडक्वार्टर में कोई गैर मुतल्लिका आदमी किसी भी सूरत में दाखिल हो सकता है। इधर कोनिया आइलैंड पर इस औरत मादाम हुचोंग से मालूमात हासिल करके कर्नल स्मिथ ने नॉरक में मौजूद चीफ कर्नल शेफर्ड से फोन पर राब्ता किया और उसने कर्नल शेफर्ड को तमाम तफसील बता दी। लेकिन बाद में हेडक्वार्टर के मशीन रूम इंचार्ज ने उसे इतला दी कि वॉइस कंप्यूटर के मुताबिक कर्नल स्मिथ से बात करने वाला कर्नल शेफर्ड नहीं था, बल्कि कोई और आदमी था, जिस पर सैटेलाइट राब्तों के जरिए नॉरक हेडक्वार्टर की चेकिंग कराई गई। तो पता चला कि वो पकीशियाई एजेंट इमरान और उसके साथी औरत मार्गरेट घटर के जरिए अंदर दाखिल हुए और उन्होंने 2 गार्ड्स को हलाक करके उनकी जेबों में मौजूद वो आले निकाल कर अपनी जेबों में डाल लिए थे, जिनकी मौजूदगी में हेडक्वार्टर में नस्ब कोई सिस्टम उन पर अटैक नहीं कर सकता था। उन्होंने कर्नल शेफर्ड को रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ दिया था और इससे पूछगछ कर रहे थे कि कर्नल स्मिथ की कॉल पहुंची। और इस इमरान ने कर्नल शेफर्ड की आवाज और लहजे की इस कदर कामयाब नकल की कि कर्नल स्मिथ में नहीं पहचान सके। इस तरह कर्नल स्मिथ ने मादाम हुचोंग से मिलने वाली तमाम मालूमात उसे बता दी। इसके बाद वो कर्नल शेफर्ड को हलाक करके गटर के रास्ते ही निकल जाने में कामयाब हो गए। चीफ मुसलसल बोलते बोलते खामोश होकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। तो चीफ को हलाक कर दिया गया है, इस पर हैरी ने कहा। हाँ, इसके बाद कर्नल स्मिथ ने जूश पावर के सुपर चीफ से राब्ता किया और उन्हें तमाम सूरत हाल बताई। तो उन्होंने कर्नल स्मिथ को कर्नल शेफर्ड की जगह चीफ मुकर्रर कर दिया और कर्नल स्मिथ ने मुझे कॉल करके ये सारी सूरत हाल बताई है और मुझे हुक्म दिया कि मैं फौरी तौर पर हरकत में आऊं और इस माइक्रोटेप को तलाश करूं। उन्होंने ये भी खतरा जाहिर किया है कि इमरान और उसकी साथी औरत अब इस माइक्रोटेप के पीछे यहाँ किसी भी लम्हे पहुंच सकते हैं। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर इस सिलसिले पे काम शुरू कर दिया, लेकिन जब मुझे ये इतला मिली कि सिफारत खाने की तमाम गाड़ियां वर्कशॉप पहुंचा दी गई हैं और वहां चंद पुरस्कार अफराद ने वर्कशॉप में मौजूद अफराद को बांधकर इन तमाम गाड़ियों के गद्दे उठा दिए और इनके तमाम पुर्जे तक चेक किए, लेकिन उनकी आपस में बातों से पता चला कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वो उनको वहां से नहीं मिल सकी। इसके बाद वो चले गए और फिर हमारे आदमी वहां पहुंचे। इन कारों में वो कार भी वहां मौजूद थी जिसके बारे में मादाम हुचोंग ने बताया था। फिर हमारे आदमियों ने भी इन कारों की अपनी तौर पर तलाशी ली, लेकिन वो माइक्रोटेप नहीं मिल सकी। इस रिपोर्ट के बाद मैंने तुम्हें कॉल किया है, क्योंकि तुम दोनों ना सिर्फ ज़हीन एजेंट हो
बल्कि इस इमरान का मुकाबला भी आसानी से कर सकते हो। अब इस माइक्रोटेप की तलाश तुमने करनी है और जिश पावर के लिए हासिल भी करनी है, और इसके साथ साथ इस इमरान और उसकी साथी औरत को भी ट्रेस करके उनका खात्मा भी करना है, ताकि उनसे कन्ना शेफर्ड की हलाकत का इंतकाम भी लिया जा सके, चीफ ने कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, हम ये माइक्रोटेप भी जल्द अज जल्द हासिल कर लेंगे और इन पाक एशियाई एजेंटों का भी खात्मा कर देंगे, लियाना ने कहा। सबसे पहले तुमने माइक्रोटेप बरामद करनी है, दूसरा काम दूसरे नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि ज़रबे मुस्लिम के ठिकाने और उनके अहम अफराद के बारे में मालूमात जिश पावर के लिए तोहफे से कम नहीं होंगी, चीफ ने कहा। यस चीफ, लियाना ने कहा। ओके, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, चीफ ने कहा। और उसके साथ ही चीफ उठ खड़ा हुआ और उसके उठते ही डायना और हैरी भी उठ खड़े हुए थे। चीफ तेजी से मुड़ा और इसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहां से वो कमरे में दाखिल हुआ था। उसके जाने के बाद वो दोनों मुड़े और बैरूनी दरवाजे से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार तेजी से इस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां उनका सेक्शन हेडक्वार्टर था। ड्राइविंग सीट पर डायना थी, उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि हैरी खामोश बैठा था और उसके चेहरे पर तफक्कुर के तासुरात नुमाया थे। क्या सोच रहे हो हैरी? लियाना ने कहा। वही जो तुम सोच रही हो, लेकिन तारीख से उनमें कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। जब कारों की तलाशी ले ली गई है, वो औरत में मजीद कुछ बताने से पहले हलाक हो गई, तो अब ये माइक्रोटेप कहाँ हो सकती है? हैरी ने कहा। हो सकता है कि इस औरत ने झूठ बोला हो, लियाना ने कहा। नहीं, माइंड रीडिंग के दौरान वो झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि झूठ शौरी तौर पर तो बोला जा सकता है, लाशौरी तौर पर नहीं, हैरी ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि जब हमने इस औरत को अगवा कराया था, तो इसके बाद वो कार जिसकी तहवील में रही है, वो माइक्रोटेप उसने निकाल ली होगी, लियाना ने कहा। ये कार्रवाई तो जैगर ने कराई थी, तुम्हारे असिस्टेंट ने, इससे पूछना पड़ेगा, हैरी ने कहा। हाँ, इसीलिए तो मैं सेक्शन हेडक्वार्टर जा रही हूँ, लियाना ने जवाब दिया। तो हैरी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो एक रिहायशी कॉलोनी की कोठी पहुंच गए। ब्लू स्काई नाम की ये कोठी डायना सेक्शन का हेडक्वार्टर थी। यहाँ का इंचार्ज इसका सेक्शन असिस्टेंट जेगर था, जबकि डायना और हैरी इसी कॉलोनी की एक और कोठी में रहते थे। मीटिंग रूम में पहुंचकर डायना ने मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस मैडम, दूसरी तरफ से एक मुदबाना आवाज सुनाई दी। जेगर को मीटिंग रूम में भिजवा दो, डायना ने कहा और कोई जवाब सुने बगैर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। इसकी साइड में रखी हुई कुर्सी पर हैरी बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक दरमियानी कद और दरमियानी जसामत का, लेकिन अंदर से खासा फुर्तीला दिखाई देने वाला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आओ बैठो जैगर, एक अहम मामले पर मीटिंग करनी है, डायना ने आने वाले के सलाम का जवाब देते हुए कहा। तो जैगर इस बात में सर हिलाता हुआ सामने मौजूद एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। तुमने शुक्रानी सिफारतकार मादाम हुजोंग को अगवा किया था। क्या इस मिशन में तुमने खुद काम किया था या सिर्फ हिदायत दी थी? डायना ने पूछा। मैंने खुद ग्रुप को लीड किया था मैडम, क्योंकि ये इंतहाई अहम और सीक्रेट मामला था। क्या कोई खास बात हो गई है? जेगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम इस कार के बारे में कुछ तफसील बता सकते हो? डायना ने कहा। तो जेगर ने इस बात में सर हिलाते हुए वही तफसील बता दी जो मादाम हुजोंग ने कर्नल स्मिथ को बताई थी। ये कार मादाम हुजोंग के अगवा के फौरन बाद कहाँ रही है? डायना ने पूछा। पुलिस के कब्जे में, वहां से तीसरे रोज सिफारत खाने ने अदालत के जरिए हासिल की थी, जेगर ने जवाब दिया।
تمہیں کیسے یہ تفصیل معلوم ہے؟ ہیری نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ میں مشن مکمل کرنے کے بعد اس کو فالو اپ بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمارے خلاف کوئی مسئلہ بن رہا ہو تو اسے روکا جا سکے، جیگر نے جواب دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مائکرو ٹیپ اس عورت سے برآمد کی جانی تھی، اس نے اغوا سے پہلے وہ مائکرو ٹیپ اس کار کے گدے کے پیچھے چھپا دی تھی۔ ہیڈ کوارٹر سے یہ اطلاع پہنچی تو چیف نے اس کار کی تلاش کرائی تو پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کار بلکہ شکرانی سفارت خانے کی تمام کاریں چند نامعلوم افراد اغوا کر کے ورکشاپ لے گئے، لیکن انہیں کاروں میں سے کچھ نہیں ملا۔ ہمارے آدمیوں نے بھی چیکنگ کی ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، جبکہ پاکیشیائی ایجنٹ اس مائکرو ٹیپ کو حاصل کرنے کے لیے نورک سے یہاں پہنچ رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے یہ مائکرو ٹیپ حاصل کرنی ہے، اسی لیے تم سے یہ معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ڈیانا نے جیگر کی حیرت کو مزید بڑھتے دیکھ کر اسے تفصیل بتا دی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ مائکرو ٹیپ پولیس نے نکالی ہوگی؟ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً اس کا اندراج کہیں نہ کہیں کیا جاتا اور اسے شگران سفارت خانے کی ملکیت سمجھ کر انہیں واپس دے دیا جاتا، جیگر نے کہا۔ بعض اوقات وہ سب کچھ ویسے نہیں ہوتا جیسے ہم سمجھتے ہیں، اس لیے تم اس معاملے کو فوری طور پر کنفرم کراؤ۔ اور سنو، میں نے لفظ فوری کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹاپ ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں، ڈیانا نے کہا۔ یس میڈم، میں ایک فون کر لوں، پھر واپس آ کر رپورٹ دیتا ہوں، جیگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو ڈیانا نے اس بات میں سر ہلا دیا تو جیگر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جیگر کسے فون کرے گا؟ جیگر کے جانے کے بعد ہیری نے کہا۔ اس کا کوئی خاص آدمی اس پولیس آفس میں ہوگا، اسے معلوم کرے گا، ڈیانا نے کہا، اور ہیری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 20-25 منٹ کے طویل انتظار کے بعد جیگر جب واپس آیا تو اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی اہم اطلاع لے آیا ہے۔ میڈم، اس مائکرو ٹیپ کا سراغ لگا لیا گیا ہے، جیگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو ڈیانا اور ہیری دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ کہاں ہے وہ؟ ڈیانا نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ وہ ہے تو یہیں، لیکن ہمیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا، جیگر نے کہا۔ تفصیل بتاؤ، پہیلیاں نہ بجھواؤ، ڈیانا نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میڈم، میں نے اس پولیس آفس میں اپنے ایک آدمی کو فون کیا اور اسے کار کے گدے میں چھپے ہوئے مائکرو ٹیپ کے بارے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ پولیس آفس کے انچارج انسپکٹر پال کو یہ ٹیپ ملا تھا، لیکن اس کا اندراج اس نے کاغذات میں نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کہاں تھا اور کہاں گیا، جبکہ انسپکٹر پاول اس پولیس آفس سے ٹرانسفر ہو کر اولڈ ٹاؤن پولیس آفس کا انچارج بن گیا ہے۔ انسپکٹر پاول میرا بھی واقف ہے۔ میں نے اولڈ ٹاؤن پولیس آفس فون کیا تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر ولنگٹن اپنے کسی ذاتی کام سے گیا ہے۔ میں نے اس کے آفس سے اس کا وہ فون نمبر معلوم کر لیا جس پر ولنگٹن میں اس سے بات ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اس سے بات کی تو پہلے اس نے یہ تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ اس کے پاس کوئی مائکرو ٹیپ موجود ہے، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ اس بارے میں پولیس ڈپارٹمنٹ تک کوئی اطلاع نہیں پہنچے گی اور اسے اس کا معقول معاوضہ بھی دیا جائے گا تو اس نے $10,000 طلب کیے، جسے میں نے منظور کر لیا۔ تو اس نے بتایا کہ ٹیپ اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ اسے چیک کرنے کے لیے اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، لیکن جب اس نے اسے چیک کیا تو اس میں موجود تصاویر اور معلومات دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا، اس لیے اس نے اسے اپنے گھر میں سنبھال کر رکھ لیا اور وہ وہیں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ وہ 2 روز تک واپس آ رہا ہے، پھر رقم لے کر وہ مائکرو ٹیپ ہمارے حوالے کر دے گا، جیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہم 2 روز انتظار نہیں کر سکتے جیگر، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ یہاں آ رہے ہیں یا آ چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس ٹیپ کا سراغ لگا لیں اور پھر نکال کر لے جائیں،
और हम हाथ मलते रह जाएं? हमें हर सूरत में इसे हासिल करना है, लियाना ने कहा। तो फिर मैं दोबारा उससे बात करता हूँ, उसके बैंक अकाउंट में रकम जमा करा देते हैं। वो हमें वो जगह बता देगा जहां वो टेप मौजूद है, हम खुद उसे वहां से हासिल कर लेते हैं, जैगर ने कहा। ठीक है, करो बात, लेकिन क्या उसकी रिहाइशगाह का तुम्हें इल्म है? लियाना ने कहा। मालूम तो नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिस से मालूम किया जा सकता है, जैगर ने कहा। हम खुद इस टेप को तलाश कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो जैगर का फोन सुनकर घर में मौजूद किसी आदमी के जरिए टेप वहां से उठवा ले। कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम सिर्फ इंस्पेक्टर पॉल की रिहाइश का मालूम करो, फिर हम खुद वहां रेड करेंगे, लियाना ने कहा। तो हैरी ने भी उसकी तायद में सर हिला दिया और जैगर भी सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। किस्मत हमारे साथ है, वरना मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी और आसानी से इस माइक्रोटेप के बारे में मालूम हो जाएगा, लियाना ने मुस्कुराते हुए कहा। इस इंस्पेक्टर पॉल को इस टेप की अहमियत का इल्म ही नहीं है, वरना वो आसानी से इस टेप के हमसे $10 लाख वसूल कर सकता था। जूश पावर इस टेप की मदद से इस ज़र्बे मुस्लिम को कारी नुकसान पहुंचा सकेगी, हैरी ने कहा। वैसे इस टेप ने जूश पावर को नुकसान भी बेहद पहुंचाया है। 2 सुपर एजेंट विक्टर और कैथी मारे गए, फिर चीफ कर्नल शेफर्ड को भी हलाक कर दिया गया। नॉरक हेडक्वार्टर में मौजूद तमाम अफराद हलाक कर दिए गए, लियाना ने कहा। इन सब का इंतकाम इमरान और उसकी साथी औरत मार्गरेट से लिया जाएगा। हम पहले टेप हासिल करके चीफ तक पहुंचा दें, फिर उन्हें यहां ट्रेस कर लेंगे। यहां वो हमारी नजरों से नहीं बच सकते, हैरी ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि लियाना कोई बात करती, जैगर अंदर दाखिल हुआ। मालूम हो गया है मैडम, इंस्पेक्टर पॉल ने शादी नहीं की, वो वहां एक मुलाजिम जेरी के साथ अकेला रहता है, जैगर ने तफसील बताते हुए कहा। ओके, चलो उठो हैरी, हमने अब ये टेप हासिल करना है, लियाना ने मुसरत भरे लहजे में कहा और उठकर खड़ी हो गई। उसके उठते ही हैरी और जैगर भी उठ खड़े हुए। मैडम, कितने आदमी साथ ले जाने होंगे? जैगर ने कहा। ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं, वहां हमने कोई लड़ाई तो नहीं लड़नी। गैस फायर करके इस मुलाजिम को बेहोश कर देंगे और फिर इत्मीनान से तलाशी लेकर टेप बरामद कर लेंगे और इसे लेकर वापस आ जाएंगे, लियाना ने जवाब देते हुए कहा। अब इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि हम एक मुलाजिम को भी ना संभाल सकें, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जैगर भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। यूनान के दारुल हुकूमत एथान के एक होटल के कमरे में इमरान और जूलिया दोनों बैठे हॉट कॉफी पीने में मसरूफ थे। उन्हें नॉरक से यहां पहुंचे हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। एयरपोर्ट से वो सीधे इसी होटल में आए थे। इमरान ने अपना और जूलिया का नए सिरे से मेकअप कर लिया था और नाम भी तब्दील कर लिए थे, क्योंकि इमरान को खदशा था कि नॉरक के हेडक्वार्टर में ऐसी मशीनरी हो सकती है जो उनकी तस्वीर बना सकती है और उनकी बातें भी सुनी जा सकती हों। उसने अपना नया नाम रिचर्ड और जूलिया का नाम जीन रखा था और इस ग्रैहम ने इस मेकअप और नए नामों से उन्हें कागजात तैयार करवा दिए थे। ये ऐसे कागजात थे कि चेकिंग से भी दुरुस्त साबित होते। कागजात की रूह से इमरान और जूलिया इक्रिमा की एक यूनिवर्सिटी में कदीम तारीख पढ़ाते थे और इस सिलसिले में वो यूनान भी आते रहते थे। अब ये माइक्रोटेप कहां से बरामद होगी? खामोशी से हॉट कॉफी पीते हुए जूलिया ने अचानक कहा। किसी शोधाबाज को बुलाना पड़ेगा ताकि वो हैट में कबूतर रखकर इसे उलटकर मेज पर रख दे और फिर जब उसे उठाए तो कबूतर की जगह माइक्रोटेप निकल आए। इमरान ने कॉफी का आखिरी घूंट लेकर प्याले को मेज पर रखते हुए कहा। मेरा तो ख्याल है कि तुमसे बड़ा शोधाबाज आज तक पैदा ही नहीं हुआ, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। ना पैदा होगा ये भी तय समझो, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। इसका मतलब है कि तुमने तस्लीम कर लिया है कि तुम शोधाबाज हो,
جولیا نے کہا۔ اس لیے کہ اصل کام شبدہ باز کا ساتھی دکھاتا ہے، بظاہر سامنے شبدہ باز ہی ہوتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم نے کوئی شبدہ بازی دکھانے کے بارے میں سوچا ہے یا نہیں؟ جولیا نے کہا۔ تمہارے ساتھ ساتھ یہاں آیا ہوں اور اس وقت سے میں تمہارے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے دراصل گرہم کی کال کا انتظار ہے، عمران نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ گرہم کی کال کا انتظار؟ کیوں؟ وہ ہمارے ساتھ تو نہیں آیا؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، وہ نارک نہیں ہے، لیکن اس کے چند دوست یہاں بھی موجود ہیں جنہیں بھاری معاوضے پر ہائر کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑی آسانی سے مادام ہوچونگ کے اغوا اور اس کے بعد ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے رپورٹ ملنے پر وہ ہمیں کال کرے گا، اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں دارالحکومت کی سیر تو کی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ جولیا نے کہا۔ مادام ہوچونگ کے اغوا کے بعد یہ کار کس کے پاس رہی ہے ان سب کو چیک کریں گے۔ لازمی بات ہے کہ مادام ہوچونگ کے بعد اب تک کار کسی گیراج میں تو نہیں کھڑی رہی، کسی نہ کسی کی تحویل میں ہی رہی ہوگی۔ ان میں سے کسی نے بھی اس ٹیپ کو نکالا ہوگا یا ٹیپ کسی نہ کسی دھچکے کی وجہ سے خود ہی باہر آ گئی ہوگی، ورنہ لازماً اب تک کار کے گدے کے پیچھے موجود ہوتی، عمران نے کہا۔ فرض کیا کہ کسی کو یہ ٹیپ ملی ہے لیکن اس نے ضائع کر دی ہوگی، پھر جولیا نے کہا۔ پھر بھی ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس ٹیپ میں موجود ضرب مسلم کے بارے میں معلومات ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تو ہم بھی اسے حاصل کر کے ضائع کر دیں گے، جولیا نے کہا۔ نہیں، اگر ہمارے ہاتھ یہ ٹیپ درست حالت میں لگ گئی تو ٹیپ ضرب مسلم کے حوالے کر دی جائے گی تاکہ انہیں یقین آ سکے کہ واقعی ان کی تنظیم بچ گئی ہے۔ اس ٹیپ میں ایسی معلومات موجود ہیں کہ اگر یہ جوش پاور کے ہاتھ لگ جائے تو پوری ضرب مسلم تنظیم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو عبداللہ اس کے بارے میں اس قدر پریشان ہے، عمران نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر مزید تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، ریچرڈ بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے ایک کرمن لہجے میں کہا۔ ریسیور اٹھاتے ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا۔ گرہم بول رہا ہوں باس، مجھے آپ کے شہر سے ہائیڈ نے فون کر کے رپورٹ دی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کو براہ راست رپورٹ دے، کیونکہ اس کی رپورٹ کے مطابق وہ مطلوبہ چیز کو ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ اس سے تفصیلی بات چیت کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے سوالات کا جواب بھی دے دے گا، گرہم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ہائیڈ کی کال کا منتظر رہوں گا۔ ہر طرف سے ناکامی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب وہ ناکام ہو گئے ہیں تو پھر ان سے بات کرنے کا فائدہ، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہر آدمی اپنے انداز سے سوچتا ہے اور سوچ کے زاویے بھی ہر آدمی کے مختلف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے تفصیلات معلوم ہونے پر کوئی نیا پوائنٹ ہمارے سامنے آ جائے جو ان کے سامنے نہیں آیا ہو، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ریچرڈ بول رہا ہوں، عمران نے اکرمن لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہائیڈ بول رہا ہوں، آپ کو گرہم نے کال کی ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، جس کام کے بارے میں ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا ہم نے اس کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کی ہیں۔ یہ کار شبرانی سفارتکار مادام ہوچونگ کے استعمال میں تھی، پھر انہیں دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا اور وہ اس کار میں سوار تھیں۔ آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال ان کے اغوا کے بعد یہ کار دوبارہ سفارت خانے کے استعمال میں رہی۔
مسٹر چونگ کو جب نئی کار سفارت خانے کی طرف سے مل گئی تو یہ کار سفیر کے پرسنل سیکرٹری مس پاؤچی کی تحویل میں چند روز رہی۔ اس کے بعد ان دنوں یہ کار سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری کے زیر استعمال ہے، ہائیڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر آپ نے کیا کیا اور کس طرح کنفرمیشن کی؟ عمران نے پوچھا۔ ہم مسٹر چونگ، مسٹر پاؤچی اور سیکنڈ سیکرٹری رو وانگ کو کلب سے اغوا کر کے اپنی خاص مرکز پر لے گئے۔ وہاں ان تینوں کے ذہنوں کو مشینوں کے ذریعے پڑھا گیا۔ ان تینوں میں سے کسی کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ اس واضح بات کے بعد ہم نے ان تینوں کو واپس پہنچا دیا اور پھر ہمارے گروپ نے ان تینوں کے ڈرائیوروں کو اغوا کر کے ان کی مائنڈ ریڈنگ کی، لیکن یہ سب بھی لا علم تھے۔ اس کے بعد ہمارے گروپ نے اس ورک شاپ کے بارے میں معلومات حاصل کی جہاں سے یہ سفارتکار کاریں چیک کراتے ہیں۔ وہاں یہ کار 3 بار گئی ہے۔ وہاں کے 4 متعلقہ افراد سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، وہ سب لا علم نکلے، ہائیڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ کار ان تینوں کی رہائش گاہوں میں رہتی تھی یا کسی پارکنگ میں؟ عمران نے پوچھا۔ رہائش گاہوں پر، ہائیڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ہو سکتا ہے وہاں کسی ملازم یا اس کے اہل خانہ کے ہاتھ یہ مائکرو ٹیپ لگ گئی ہو، عمران نے کہا۔ یس سر، میں نے بھی اس اینگل پر سوچا تھا۔ یہ تینوں افراد اپنی اپنی رہائش گاہ میں اکیلے ایک ایک ملازم اور ایک ایک گارڈ کے ساتھ رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے فوری طور پر ان ملازموں اور گارڈز کو اغوا کیا اور پھر ان کی مائنڈ ریڈنگ کی گئی۔ یہ بھی بے قصور ثابت ہوئے، ہائیڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ ویسے آپ کا فون نمبر کیا ہے تاکہ اگر مزید کوئی کارروائی کرنے کا پروگرام ہو تو آپ سے رابطہ کیا جا سکے؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ ہر کام کا آپ کو باقاعدہ معاوضہ دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے جو رپورٹ دی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ واقعی ہر پہلو پر نظر رکھتے ہیں۔ عمران نے ہائیڈ اور اس کے گروپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو ہائیڈ نے اپنا فون نمبر بتا دیا۔ شکریہ جناب، دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس بار تو ہم واقعی اندھیری گلی میں پھنس کر رہ گئے ہیں، کہیں سے کوئی روشنی کی کرن ہی نہیں دکھائی دے رہی، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں تو اس گروپ کی کارکردگی پر حیران ہوں کہ اتنے کم وقت میں انہوں نے ہر پہلو کا جائزہ لے لیا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، اس گروپ کی ایسی ہی شہرت ہے۔ ویسے گرہم نے اس وقت سے کام پر لگایا ہوگا جب ہم ابھی نورک میں موجود تھے۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ یہ مائکرو ٹیپ کہاں سے تلاش کی جائے؟ عمران نے کہا۔ وہ جوش پاور بھی تو اس کی تلاش میں کام کر رہی ہوگی، کیوں نہ انہیں ٹریس کیا جائے، جولیا نے کہا۔ اسے ٹریس کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں ٹریس کرتے ہی رہ جائیں اور وہ ٹیپ ٹریس کر کے اس کی کاپیاں کرا لیں، اور چیف ہماری ناکامی پر ہمیں گولیوں سے اڑا دے، اور ہم دونوں کے مزارات ساتھ ساتھ بنیں اور پھر ان پر قوالیاں ہونا شروع ہو جائیں، عمران نے کہا۔ تمہارے ذہن پر اثر ہو گیا ہے، شاید جو یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باتیں تو کر رہا ہوں، چاہے بہکی بہکی ہی صحیح، لیکن اگر ہم یہ ٹیپ حاصل نہ کر سکے تو پھر ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب بھی تمہارے ذہن پر دباؤ ہو تو تم اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے ایسی فضول باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ مائکرو ٹیپ کار میں موجود تھی تو جن بھوت تو اسے نکال کر نہیں لے جا سکتے، لازماً کسی انسان نے ہی نکالا ہوگا، اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ٹیپ نکالنے کے باوجود اسے کسی پر اوپن نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ ٹیپ ظلم مسلم کو دیا گیا، نہ شگران سفارت خانے کو اور نہ ہی جوش پاور کو، ورنہ یہ بات سامنے آ چکی ہوتی۔ اس لیے ظاہری بات ہے کہ یہ ٹیپ کسی ایسی آدمی کے پاس ہے جس کا تعلق ان تینوں سے نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ تم نے اچھا تجزیہ کیا ہے جولیا، لیکن ایسا کون سا آدمی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔
पुलिस, जूलिया ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, तुम ठीक कह रही हो, मेरा ज़हन भी इस तरफ नहीं गया। अगवा के बाद ये कार लाजमन पुलिस की तहवील में रही होगी। और तुमने ठीक कहा है, टेप या तो पुलिस ऑफिस के मालखाने में मौजूद है या फिर किसी पुलिस ऑफिसर के पास। मैं हाइड से बात करता हूँ। ये पहलू उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया है, इमरान ने तेज तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और फिर उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। रिचर्ड बोल रहा हूँ, मिस्टर हाइड से बात कराएं, इमरान ने मखसूस एक्रेमन लहजे में कहा। यस, हाइड बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। मिस्टर हाइड, अभी आपने जो रिपोर्ट दी है वो वाकई हर पहलू से मुकम्मल है, लेकिन एक पहलू आपने नजरअंदाज कर दिया है, इमरान ने कहा। कौन सा पहलू जनाब? हाइड ने चौंक कर कहा। मतलूबा कार जिसमें अगवा के वक्त मादाम हुचोंग सवार थी वो लाजमन पुलिस की तहवील में रही होगी। हो सकता है कि वहां पर ये माइक्रोटेप सामने आ गया हो और वो या तो पुलिस के मालखाने में जमा हो या किसी पुलिस ऑफिसर की तहवील में हो, इमरान ने कहा। ओह वाकई, आप वाकई बेहद ज़हीन हैं। आई एम सॉरी, हमारे जहनों में ये पहलू उभरा ही नहीं है। मैं भी इस पर काम शुरू करा देता हूँ और जल्द ही आपको रिपोर्ट दूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। हाइड भी तुम्हारी तारीफ कर रहा था। वैसे एक बात है, लगता है तुम्हारे अंदर जो सलाहियतें हैं जिनकी वजह से चीफ ने तुम्हें ड्यूटी चीफ बना रखा है, वो सलाहियतें अब बाहर आने लगी हैं, इमरान ने कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सलाहियतें इंसान में इंजेक्ट की जाती हैं? सलाहियतें पहले से मौजूद होती हैं लेकिन उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। इस बार तुमने तवज्जो दी तो तुम्हें एहसास होने लग गया कि मुझ में सलाहियतें हैं। वैसे इस बात की मैं तारीफ करना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर नफ्सियाती कॉम्प्लेक्स नहीं है। तुम दूसरों की सलाहियतों का एतराफ वाकई खुलकर करते हो, जूलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सलाहियतें होना और बात है, सलाहियतों का यकलख्त निखर जाना और बात होती है। ये तो मुझे मालूम है कि तुम्हें सलाहियतें हैं, लेकिन जिस अंदाज में इस मिशन में तुम्हारी सलाहियतें यकलख्त निखर कर सामने आ रही हैं उन पर हैरत हो रही है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और फिर वो दोनों इसी तरह बैठे बातें कर रहे थे कि कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रिचर्ड बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। हाइड बोल रहा हूँ मिस्टर रिचर्ड, आपका काम हो गया है। आपने वाकई बेहद कामयाब लाइन दी थी, दूसरी तरफ से कदरे जोशीले लहजे में कहा गया तो इमरान और जूलिया दोनों चौंक कर सीधे हो गए। कामयाबी की खबर सुनकर दोनों की आंखों में तेज चमक उभर आई थी, खास तौर पर जूलिया का चेहरा फूल की तरह खिल उठा था। क्या तफसील है? इमरान ने पूछा। मिस्टर रिचर्ड, हमने इस पुलिस ऑफिस से राब्ता किया जहां शुक्रानी सिफारतकारा के अगवा के बाद कार ले जाई गई थी। ये कार वहां 2 रोज तक रही थी और हमें बहरहाल इतला मिल गई कि इंचार्ज इंस्पेक्टर पाउल को इस कार के गद्दे के पीछे से एक माइक्रोटेप मिला था जो उसने अपने पास रख लिया था। इंस्पेक्टर पाउल ट्रांसफर होकर दूसरे पुलिस ऑफिस में चला गया है। हमने वहां से राब्ता किया तो हमें बताया गया कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर वेलिंगटन गया है, लेकिन वहां का नंबर हमने मालूम कर लिया। इंस्पेक्टर पाउल से बात हुई तो उसने बताया कि एक और पार्टी से उसका सौदा हो गया है और उस पार्टी ने $10,000 देने का वादा किया है और वो 2 रोज बाद वापस आकर उन्हें ये टेप दे देगा, जबकि अगर हम $15,000 दे दें तो वो अपने मुलाजिम को फोन करके कह देगा कि वो माइक्रोटेप मखसूस जगह से उठाकर हमारे हवाले कर दे, जिस पर मैंने उसे कहा कि हम गौर करके जवाब देंगे। अब आप जो फैसला करें, हाइड ने तफसील बताते हुए कहा।
इस इंस्पेक्टर की रिहाइश गाह कहाँ है और वहां कितने अपराध रहते हैं? इमरान ने पूछा। ये तो मालूम करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते क्या हैं? हाइड ने कहा। मिस्टर हाइड, आपने खुद बताया है कि दूसरी पार्टी भी उसके साथ राब्ते में है, इसलिए हो सकता है कि वो दोनों पार्टियों के साथ फ्रॉड से काम लेकर वो माइक्रोटेप किसी तीसरी पार्टी को फरोख्त करने के लिए गायब हो जाए, क्योंकि अब उसे इस टेप की अहमियत का इल्म हो गया है। इसलिए आप हमें उसकी रिहाइश गाह का पता बता दें, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। टेप हमें मिल गया तो हम रकम भी भिजवा देंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं भी मालूम करके आपको दोबारा फोन करता हूँ, हाइड ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। ये दूसरी पार्टी कौन हो सकती है? जूलिया ने कहा। जुश पावर के मकामी एजेंटों के अलावा और कौन हो सकता है? इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने भी उसकी तायद में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद एक बार फिर फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रिचर्ड बोल रहा हूँ, इमरान ने अकरमन लहजे में बात करते हुए कहा। हाइड बोल रहा हूँ मिस्टर रिचर्ड। हमने अपनी जराये से मालूम कर लिया है कि इंस्पेक्टर पाउल की रिहाइश हार्लेम एरिया में है। इसकी कोठी का नंबर 136 है और कोठी का नाम भी पाउल हाउस है। इस कोठी में वो अपने मुलाजिम के साथ अकेला रहता है और इस वक्त कोठी में सिर्फ मुलाजिम है, जबकि इंस्पेक्टर पाउल वेलिंगटन गया हुआ है और जहां से वो 2 रोज बाद आएगा, हाइड ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, आपका शुक्रिया। मैं भी ग्रैहम को फोन कर देता हूँ, वो आपको मजीद मुआवजा आपके अकाउंट में भिजवा देगा, इमरान ने कहा। थैंक यू सर, दूसरी तरफ से मुसरत बड़े लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। उठो जूलिया, हमें अब जल्द अज जल्द ये टेप हासिल करना है, इमरान ने उठते हुए कहा तो जूलिया भी उठ खड़ी हुई। तुम कार में चलो, मैं बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल और मशीन पिस्टल अलमारी से उठा लूं, इमरान ने अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और जूलिया सर हिलाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठे हार्लेमन एरिया की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। हार्लेमन दारुल हुकूमत का पोश इलाका था और इस इलाके में इंस्पेक्टर पाउल की जाती कोठी होने का मतलब था कि इंस्पेक्टर पाउल का इन्हिसार सिर्फ तनख्वाह या अलाउंसेस पर नहीं है, बल्कि वो खानदानी तौर पर भी खासा अमीर आदमी होगा। हार्लेमन तो काफी पोश इलाका था, एक इंस्पेक्टर ने वहां किराए पर कोठी कैसे ले ली? जूलिया ने वही बात की जो इमरान सोच रहा था तो इमरान मुस्कुरा दिया। कोठी किराए की नहीं, उसकी जाती है, इमरान ने कहा। जाती? ये कैसे हो सकता है? एक पुलिस इंस्पेक्टर तो इतनी तनख्वाह नहीं ले सकता। और ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कोठी उसकी जाती है? जूलिया ने कहा। उसका नाम पाउल हाउस बताया गया है, वो जाती कोठियों के नाम ही अपने नाम पर रखे जाते हैं, किराए की कोठियों के नहीं, इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन क्या वो खानदानी अमीर आदमी है? जूलिया ने कहा। हाँ, लगता ऐसे ही है, इमरान ने जवाब दिया और जूलिया खामोश हो गई। फिर तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो हार्लेमन एरिया में दाखिल हो गए और थोड़ी सी कोशिश के बाद वो पाउल हाउस को तलाश कर लेने में कामयाब हो गए। ये एक दरमियाने दर्जे की 2 मंजिला कोठी थी, जिसकी दीवारें आम कोठियों की निस्बत खासी ऊंची थीं। फाटक बंद था, इसके सामने ही पार्किंग में उन्हें कार पार्क करने की जगह मिल गई तो इमरान ने कार पार्क कर दी। तुम बैठो, मैं अंदर गैस फायर करके अपनी तरफ से अंदर दाखिल होकर फाटक खोल दूंगा, फिर तुम आ जाना, इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया तो इमरान कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और पार्किंग से बाहर आकर उसने मखसूस जगह से सड़क क्रॉस की और दूसरी तरफ पाउल हाउस की साइड गली में दाखिल होकर उसकी नजरों से गायब हो गया। तो जूलिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि एक लिहाज से मिशन मुकम्मल हो गया था।
یہ ٹھیک ہے کہ وہ مدام ہوجونگ کو زندہ برآمد نہ کر سکے تھے، لیکن وہ مائکروٹیپ اب چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ اس کی نظریں پھاٹک پر جمی ہوئی تھیں کہ اچانک ایک کار کو پارکنگ میں داخل ہو کر ایک سائڈ پر رکتے دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ چونکنے کی وجہ اس میں موجود جوڑے کی نظریں تھیں جو پاول ہاؤس کے پھاٹک پر جمی ہوئی تھیں۔ آؤ ڈیانا، یہ سامنے والی کوٹھی ہے، ہمیں اپنی طرف سے اندر جانا ہوگا، کار سے اترتے ہوئے نوجوان نے کہا، اور اس کی ساتھی عورت جس کا نام ڈیانا لیا گیا تھا وہ بھی تیزی سے کار سے اتری، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے سڑک کراس کرنے والی مخصوص جگہ کی طرف بڑھ گئے۔ جولیا سمجھ گئی کہ یہی وہ پارٹی ہے جس نے انسپکٹر پاول سے پہلے رابطہ کیا تھا، اور اب جبکہ عمران اندر ہے وہ لوگ بھی اندر پہنچنے کی کوشش کریں گے، اس لیے انہیں روکنا ضروری ہے۔ یہی سوچ کر وہ تیزی سے نیچے اتری اور پھر ان کے پیچھے چلتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔